गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज जो अपन टॉपिक बात करेंगे वो है अपना लेक्चर नंबर 39। और जैसा को याद है कि अपन यूनिट नंबर 5 ही पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक है आज का वाई एथिक्स इन एचआरडी। तो एचआरडी का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए कि जो एथिक्स का जो वर्ड होता है, तो एथिक्स ऐसा नहीं होता कि हम अपनी सहूलियत या अपने सिचुएशन के फेवरमेंट के हिसाब से एथिक्स का यूज़ करें। एथिक्स का मतलब होता है कि एक पर्सन के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो सिचुएशन कभी चेंज नहीं होती। यदि वो पर्सन एथिकली है तो वो चीज़ों को सही होने पे सही बोलेगा और गलत होने पे गलत बोलेगा। यानी उसके लिए कंडीशन कोई भी हो, अगर वो चीज़ सही है तो वो सही है और गलत है तो वो गलत है। तो चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी सोसाइटी हो, चाहे हमारे लिए फैक्टर्स हो, पर्सन्स के लिए एथिक्स कभी भी कॉस्मेटिक्स का काम नहीं करते कि आज हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए बेनिफिट है तो हम उसको सही बोल रहे हैं, और कल हमें लग रहा है कि नहीं ये हमारी नुकसानदायक है तो हम इसको गलत बोल रहे हैं। नहीं। तो एथिक्स अगर हम देखें पर्सन के लिए ज़रूरी है, तो एथिक्स जो है वो बिज़नेस के लिए भी ज़रूरी है और एचआर मैनेजर के लिए भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो आज अपन बात कर रहे हैं वो ये कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कौन कौन से एथिकल इशू आते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है आपका कि जॉब का जो डिज़ाइन है, जॉब का जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो क्या है। एक कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स को रीडिज़ाइन करना, जॉब्स को क्रिएट करना, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसके अंदर एक्शन यानी कि मेहनत लगती है, कंटिन्यूस एफर्ट्स लगते हैं। तो जॉब्स को क्रिएट करना ये कोई अनएथिकल पॉइंट नहीं है, ये एथिकल इशू भी है, इसमें कोई एथिकल चीज़ नहीं आ रही। जॉब को रीडिज़ाइन करना ये भी सिचुएशन पे कई बार डिपेंड करता है कि हाँ भाई ज़रूरी है आज हमें जॉब को रीडिज़ाइन करना पड़ा है, या जॉब के पर्पज़ से हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ रही है, वो भी कई बार सिचुएशन समझ में आता है। एथिकल इशू ये आता है कि जब आप रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिज़ाइन के नाम में अपने स्टाफ की स्क्रूटनिंग कर दें, कट कर दें, उसको डाउन कर दें, उसको साइज़ को डाउन करें, या आप ये बोले कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स नहीं है या हम अर्निंग नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमें कट करना है इसलिए हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ये गलत है। अगर आप जॉब की रीडिज़ाइनिंग कर रहे हैं या आप जॉब को डिज़ाइन कर रहे हैं और आप उसका ऑल्टरनेटिव कुछ करना चाह रहे हैं, उसको ऑल्टरेट कर रहे हैं, तो आप जॉब को रीडिफाइन कर सकते हैं, जॉब को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जॉब को चेंज कर सकते हैं, जॉब को एनलार्ज कर सकते हैं, जॉब को एनरिच कर सकते हैं। ये कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे जॉब से रिलेट करते हुए। ये सारी चीज़ें क्यों हम लोग कहते हैं कि इट्स इशू विद द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले देखिए जॉब रीडेफिनेशन। मैनेजमेंट अपनी स्टाइल को चेंज कर रहा है, अपनी वर्किंग की स्टाइल को चेंज करना चाह रहा है, जिसके लिए वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है या करने की मूड में है, और उस कंडीशन में रिक्वायरमेंट है जॉब को रीडिफाइन करने की। तो कहीं ना कहीं ये जो हम स्टाइल के नाम पे जॉब्स को रीडिफाइन कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयज़ की इंटीग्रिटी को हर्ट करता है, उनको इफ़ेक्ट डालता है। ये है हमारा एथिकल इशू, ये अनएथिकल पॉइंट है, इसके बारे में सोचना चाहिए। जॉब सिंप्लीफिकेशन, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, नया इनोवेशंस आएंगे, नए कंप्यूटर्स, नए गैजेट्स, आपका काम और आसान हो जाएगा, वर्क सिंपल तरीके से होने लगेगा, जिसकी वजह से कई बार क्या है कि एम्प्लॉय इतना बोर हो जाता है, कोई चैलेंज नज़र नहीं आता उसको, और वो सोचता है कि मैं जॉब छोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा, कोई एक बोर काम, वही डेली बेसिस पे आना, वही करना, कुछ नया नहीं आया, कुछ नई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। ये कहीं ना कहीं जॉब सिंप्लीफिकेशन के नाम पे अनएथिकल है। जॉब को सिंप्लीफाई करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि एम्प्लॉय बोर हो जाए। जॉब चेंज, मान लीजिए आप जॉब को रोटेट कर रहे हैं,
एम्प्लॉय को लगता है कि मैं पहले इस वर्क को परफॉर्म कर रहा था, अब मुझे दूसरे जॉब को दे दिया गया है। कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स, उसका वर्क डेडिकेशन इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अनएथिकल पॉइंट ये नज़र आता है कि जब वो देख रहा है कि जहाँ इम्प्रूवमेंट के नाम पर कि आपकी जॉब में इम्प्रूव किया जा रहा है, एम्प्लॉय अपने आप को रिजेक्ट मानता है, अपने आप को रिजेक्ट समझता है कि शायद मेरी परफॉर्मेंस को रिजेक्ट किया जा रहा है, मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा है, दैट इज़ जॉब चेंज। ये अनएथिकल। एनलार्जमेंट, ये पहले से प्री अज्यूम होता है जब हम जॉब एनलार्जमेंट की बात करते हैं कि जब हम जॉब का वर्क बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉय जो है एंथुजियास्ट होता है, मोटिवेट होता है, एनकरेज होता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। कई बार उसको जॉब एनलार्जमेंट थका भी देता है। ये एक एथिकल इशू। जॉब के बढ़ने या एनलार्ज करने के केस में उस पर इतना वर्क मत डालिए कि वो ओवरलोड हो जाए। एनरिचमेंट, यहाँ ये कई बार नज़र आता है, यस इट इज़ रीजनेबल एथिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय के अंदर का जो लेवल है, जो जीस्ट है, जो झील है, जो उसके अंदर काम करने की जो इच्छा है ना आगे बढ़ने की, वो डेवलप की जा रही है जॉब को एनरिच करके। यानी जॉब में वो सभी चीज़ें की जा रही है जो उसको और मोटिवेट करते हैं, जो उसको और अच्छा काम करने के लिए डेडिकेट करते हैं। बट आपकी जॉब को यदि और अच्छा बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर्सन को ये लग सकता है कि मेरे लिए जॉब में ये चीज़ें क्यों नहीं की जा रही, तो वहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जन्म ले सकती है। वहाँ कोई फीलिंग्स, कोई नेगेटिव बात, कोई नेगेटिव फीलिंग्स जमा हो सकती है किसी दूसरे एम्प्लॉय के मन में। जॉब ऑटोनॉमी, ये एक एथिकल ऑप्शन आता है जहाँ वो अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहा है, जॉब मैनेजर ये कहते हुए कि अब मैं आपको थोड़ा सा अधिकार बढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा रहा हूँ, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहा हूँ, पर वो खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कम करता जा रहा है, अपनी जवाबदेही कम करता जा रहा है। तो ये भी तो एथिकल इशू है। अब यदि जो सीनियर हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, यदि वो जब अकाउंटेबल नहीं होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और सारे का सारा अकाउंटेबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर्स की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो चीज़ें कैसे होंगी, वो डिसीजन कैसे लेंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, उन्हें कौन बताएगा क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग जैसे एक्टिविटीज़ को भी इफ़ेक्ट होगा। फ्लेक्सिबल टाइम, यहाँ हम एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सी फ्रीडम दे रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी दिन एम्प्लॉय देर तक काम कर रहा है तो ठीक है, हमने उसको अप्रिशिएट कर दिया, ओवर टाइम दे दिया, पर अगर किसी दिन लेट आ रहा है तो उसके पैसे काट दिए। या कभी कभार ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ का रिवॉर्ड या कुछ नहीं देती, बट लेट आने में पैसे काट देती है। अगर कोई एम्प्लॉय लेट जाता है रेगुलर बेसिस पे काम की वजह से, तो उसको कम से कम सुबह आने में फ्लेक्सिबल टाइम देना चाहिए। ह्यूमन बॉडी है, कैसे हम उसको अनएथिकल पॉइंटों में कसर कर लें। कोर टीम, ये वो टीम है जो हाई परफॉर्मेंस टीम्स होते हैं। जब तक हम अपनी टीम को फुल्ली फ्रीडम नहीं देंगे ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर सके, बाकी लोग कैसे एनकरेज करेंगे और वर्क को परफॉर्म करने के। यदि हम चाहते हैं कि हमारे वर्क एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट हों, हमारे यहाँ पे क्रिएटिविटी हो, हमारे यहाँ पे इनोवेटिव हो, तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को टीम में काम करने के लिए फ्री छोड़ना पड़ेगा। हर बार अगर लोग साथ काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स जन्म ले रही है, नहीं। कई बार लोग मिलके रहते हैं, काम करते हैं, तो उनमें क्रिएटिविटी भी जन्म लेती है, इनोवेशन भी जन्म लेता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हमें अपने एम्प्लॉय की नॉलेज को, स्किल्स को बढ़ाना है, और वो तभी होगा जब हम उनको रेगुलर जॉब करने देंगे। उनको कोशिश करेंगे कि वो जब भी कोई नया वर्क करें अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकें, नई चीज़ें सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने वर्क के अंदर। डी जॉबिंग, डी जॉबिंग क्या है कि आजकल जैसे हमने पहले कहा कि ओवर स्टाफ को कट डाउन किया जाता है, और जब हम कट डाउन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की डेडिकेशन पे इफेक्ट पड़ता है।
वो ये सोचता है कि मैंने इस कंपनी की इतनी लॉयल्टी शो करी और सडनली एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ने कट ओवर स्टाफ कटिंग के नाम पे मुझे निकाल दिया, तो यहाँ डेडिकेशन पे इफेक्ट आ रहा है। तो अदर एम्प्लॉयज़ भी अपनी लॉयल्टी और डेडिकेशन को रिड्यूस करते चले जाए। फिर आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग। अब देखिए, आजकल के टेक्नोलॉजिकल युग में हमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है, कल्चर के केस में या प्रॉफिट के केस में। यदि हम सही टेक्नोलॉजी को सही प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं और सही पर्सन उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है। आजकल देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरिंग प्रोसेस भी टेक्नोलॉजी से शुरू होता है और थ्रू सिमुलेशंस, केस स्टडीज़, पावर पॉइंट, ये नई टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा लर्न कराया जाता है, इंगेज किया जाता है उनको ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी आज ट्रेनिंग और एम्प्लॉय के डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम ह्यूमंस को वापस भेज रहे हैं या ह्यूमन टच नहीं है, नहीं। आपका जो HR डिपार्टमेंट है, आपकी जो टीम लीड है, वो आपकी ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट में काफ़ी रोल प्ले करती है। माना कि सिमुलेशन ज़रूरी है, माना पावर पॉइंट ज़रूरी है, माना प्रोजेक्टर ज़रूरी है, वीडियो ज़रूरी है, ऑडियो ज़रूरी है, पर वो जो टीम जो आपके साथ मिलके उस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा रही है वो भी तो बहुत ज़रूरी है। हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट विदाउट ह्यूमन टच पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप एक ही टेक्नोलॉजी या एक ही मेथड को, एक ही कंटेंट को हर जगह तो यूज़ नहीं कर सकते। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे ह्यूमंस के अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो तो हमें उनको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन टच को देखना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लॉजिस्टिक्स का। आपने देखा लॉजिस्टिक्स के अंदर कई सारी कंपनीज़ हैं और कई कंपनीज़ में कई सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, मैनुअल्स भी चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपके गुड्स पहुँच रहे हैं, आप ऑर्डर को ट्रैक भी कर पा रहे हैं। तो आज ये देखना है कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी डिलीवरी विदाउट ह्यूमन टच और विदाउट टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं माने जा सकते। आपके लिए कोई ह्यूमन ज़रूरी है जो चीज़ को डिलीवर करे, पर उतना ही ज़रूरी है आपके पास टेक्नोलॉजी का होना ये चेक करने के लिए कंज्यूमर्स को कि मेरा गुड या शिपमेंट कहाँ पर है, तो उसके लिए वो भी ज़रूरी है। तो यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम 3 चैलेंजेस को देखते हैं। सबसे पहला कहाँ क्या आता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा शार्प करती है, आपकी नॉलेज को बढ़ाती है, आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को इंक्रीज़ करती है, आपकी ट्रेनिंग सिस्टम को इंश्योर करती है और कम से कम वेस्ट करती है। तो यही है बच्चों आज का अपना लेक्चर नंबर 39, जो अपने पढ़ा कि एथिक्स क्यों ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। इस टेक्नोलॉजी के पार्ट को अपन आने वाले लेक्चर 40 के अंदर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।